नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप और स्टडी में मैं कपिल सचान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें पेपर में प्रश्न आता है कि इस तरीके से पूछे जाते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य से क्या तात्पर्य है या शिक्षा के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। इनको विस्तार पूर्वक बताइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पेपर में चाहे बीएड हो या डीएलएड हो, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं शिक्षा के उद्देश्यों की कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं या किन किन इनका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो आइए आज हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य की। तो पहले हम इसको समझेंगे, बाद में हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है जिससे आप अच्छे नंबर पा सकें। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए और बीच बीच में आपको समझाएंगे और लिखने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे इसका आंसर हम लिखें, जिससे अच्छा आंसर लिखें, जिससे पेपर में अच्छे नंबर मिलें। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षा के उद्देश्य। तो पहले हम उद्देश्य समझते हैं कि उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्य एम्स या ऑब्जेक्टिव प्लानिंग, रूपरेखा। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर काम को करना है तो उसकी पहले हमको प्लानिंग बनानी पड़ती है। एक उसका हमें प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, रूपरेखा बनानी पड़ती है कि हमें कब क्या कैसे करना है। जैसे हम समझते हैं कि अगर आज हम शिक्षक हैं, कल हमको पढ़ाने जाना है कहीं क्लास में, अगर क्लास लेनी है तो पहले हमको प्लानिंग बनानी पड़ती है, सोचना पड़ता है समझ कि कल बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, इस तरीके से बच्चों को क्या समझ आना है, कितने समय में क्या पूरा करना है, ये सब की प्लानिंग करते हैं। तो ये हमारा क्या वो उद्देश्य हुआ। इसी तरीके से शिक्षा के भी उद्देश्य होते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य का पालन करके कैसे समाज, देश या व्यक्ति का हम विकास कर सकते हैं और जिससे हमारा देश और समाज एक तीव्र गति से विकास करे। अगर हम शिक्षा के उद्देश्य का समुचित निर्धारण नहीं करते हैं या शिक्षा का उद्देश्य नहीं बनाते हैं, जिससे हमारी शिक्षा जो है वो एक निराधार हो जाएगी, अर्थहीन हो जाएगी, जिससे समाज या मनुष्य का विकास नहीं होगा। इसलिए हमको अपने समय, शक्ति और सबका अगर धन का अपव्यय को दूर करना है तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है या शिक्षा के उद्देश्य बनाने पड़ते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा को आधार बनाकर कोई भी देश अपना विकास अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर कर सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति, राष्ट्र या संस्था के लिए जीवन का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि जिन राष्ट्रों ने अपनी शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट व निर्धारित किया, वे निरंतर तीव्र प्रगति कर सके। तो अगर इसकी हम परिभाषा लिखें तो लिखेंगे, उद्देश्य एक पूर्ण दर्शित लक्ष्य है जो क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। उद्देश्य रहित शिक्षा शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों को उद्देश्य विहीन व उदासीन बनाती है। अतः उद्देश्य हमारे मार्गदर्शक हैं। अगर निरुद्देश्य शिक्षा जो होती है स्वयं में अर्थहीन होती है। अतः शिक्षा को जीवन के पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उसका उद्देश्य पूर्ण होना आवश्यक है ताकि इसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को पूर्ण संचित सभ्यता व संस्कृति से परिचित करा सके व उन्हें इस योग्य बना सके कि वे अपनी संस्कृति और सभ्यताओं का निरंतर विकास कर सके। इसी संबंध में, शिक्षा के संबंध में, डॉक्टर वी डी भाटिया ने कहा है कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता है, और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र के थपेड़े खाते हुए तट की ओर बहती जा रही है। तो ये बात हो गई शिक्षा के उद्देश्य की। बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध समाज के वास्तविक जीवन से होता है। एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जिसका समाज की मूल और सामाजिक आवश्यकताओं में संबंध होना चाहिए। इसलिए हमें शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दार्शनिक सिद्धांतों के साथ साथ व्यक्ति, समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और मूल्यों आदि कारकों को आधार बनाकर किया जाना चाहिए, जो कि निम्नलिखित हैं। तो हम बात करेंगे कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, इसमें कौन कौन से हम ऐसे उद्देश्य शामिल करें जिससे हमारी एक शिक्षा जो है अर्थपूर्ण बने और जिससे हमारा समाज, नागरिक, व्यक्ति, देश सब निरंतर प्रगतिशील विकास करें और
सभी सफलता को प्राप्त करें। तो हमको कुछ उद्देश्य जो होंगे शिक्षा के, उसमें से और शामिल करना पड़ेगा। जो अभी ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास 9 उद्देश्य हैं, ये लिखे हुए हैं। पहला है ज्ञान का उद्देश्य, नॉलेज एम। दूसरा शारीरिक विकास का उद्देश्य, फिजिकल डेवलपमेंट एम। तीसरा है चरित्र निर्माण का उद्देश्य, कैरेक्टर डेवलपमेंट एम। चौथा है सांस्कृतिक विकास विरासत का उद्देश्य, कल्चरल डेवलपमेंट एम। पांचवा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एम। छठवां है जीविका उपार्जन का उद्देश्य, वोकेशनल एम। सातवां है सम विकास का उद्देश्य, हार्मोनियस डेवलपमेंट एम। आठवां है पूर्ण जीवन का उद्देश्य, कंप्लीट लिविंग एम। और नौवां है नागरिकता का उद्देश्य, सिटीजनशिप एम। अगर हम इस सारे उद्देश्यों का पालन करेंगे तो हमारे शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ज़रूर सफल होगा और व्यक्ति समाज सभी एक निरंतर प्रगतिशील विकास पर और एक सभ्य समाज बनेगा। तो अब इन जो पॉइंट हैं 9, इनकी शिक्षा के जो उद्देश्य के पार्ट हैं, अब इनके बारे में विस्तार से अलग अलग बात करेंगे। अब बात करते हैं पहले पॉइंट ज्ञान के उद्देश्य की। तो यहाँ नॉलेज ऑफ एम, तो यहाँ से पता चला नॉलेज कि अगर हमको किसी भी शिक्षा के उद्देश्य में ज्ञान अगर अर्जित करना, ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमको शिक्षा की क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम शिक्षा के ही माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे कुछ विद्वान हैं, जैसे सुकरात हुए, प्लेटो, अरस्तु, दांते कॉमर्शियन आदि लोग थे, इन्होंने क्या ज्ञान के लिए ज्ञान बोला है, कहा नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो हम जानते हैं कि ज्ञान, अगर ज्ञान नहीं होगा, व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, तो वो आगे चल के कोई भी अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता है। अशिक्षित व्यक्ति ना तो किसी को कुछ समझा सकता है, ना वो कोई कुछ बता सकता है, क्योंकि उसको जब कुछ मालूम ही नहीं होगा तो वो किसी को क्या समझा पाएगा। इसलिए ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो ज्ञान होगा, विद्वान होगा, तभी वो आगे अपने विचार रख सकता है। तो इसी संबंध में कर्मेंशियन जो हमारे शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने शिक्षक के संबंध में कहा है कि शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों को विभिन्न विषयों का अधिक से अधिक ज्ञान दे, तभी शिक्षक अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करता है। तो अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शिक्षा जो है अगर वो देता है शिक्षक और बालक उसको ग्रहण नहीं करता है, तो वह शिक्षा व्यर्थ है। और अगर व्यर्थ है यानी कि ज्ञान का संचय अगर बालक नहीं करता है, तो शिक्षा देना या पूरा प्रोसेस है वो बेकार हो जाता है। इसलिए प्राचीन भारत में भी ज्ञान पर बहुत बल दिया गया। हजारों सालों पहले जो गुरु ऋषि मुनि होते थे, वो ज्ञान मतलब कि वो अपनी बात कहते थे, श्लोक जो होते थे, क्योंकि पहले सारा जो पुराने धार्मिक ग्रंथ वगैरह लिखे हुए सब श्लोक में लिखे होते थे। तो वो लोग उस समय पेन पेपर या कोई माध्यम नहीं था लिखित का, इसलिए सारा मौखिक कार्य होता था। तो मौखिक कार्य में ज्ञान नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो लोग अपने मौखिक सारे श्लोक अपने शिष्यों को रटा देते थे, जिससे कि उनका ज्ञान जो है वो एक स्थायी आगे चलता रहे, आगे उसका प्रोसेस चलता रहे, और वो जो ज्ञान है बिल्कुल एक सीमित समय तक ना रहे कि जो गुरु है उसको आता है, अगर उस शिष्य को नहीं बताएगा तो ज्ञान वहीं स्थायी हो जाए। तो ज्ञान कोई अगर हम समझना चाहें तो डॉक्टर राधा कृष्णन के संबंध अनुसार समझ सकते हैं कि ज्ञान मात्र सूचना नहीं है, न विदिता है, यह मात्र आलोचना भी नहीं है, यह अपने गहन रूप में शिक्षा है। विवेक के अभाव में ज्ञान व्यर्थ है। तो ये हो गई बात ज्ञान की। अगर ज्ञान आदमी प्राप्त कर लेगा व्यक्ति या मनुष्य, तो वह सामाजिक कल्याण और मानव सुख को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए बालकों को लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है जो उनके लिए लाभप्रद हो। तो इसी प्रकार अगर कहा है, रूसो ने कहा है कि सब प्रकार के ज्ञान में कुछ झूठा है, कुछ व्यर्थ है और कुछ अभिमान उत्पन्न करता है। इसमें से केवल वही थोड़ा सा ज्ञान बुद्धिमान मनुष्य के अध्ययन योग्य जो हमारे कल्याण के लिए उपयोगी है। तो अभी हमने समझा कि ये ज्ञान का उद्देश्य के बारे में। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, दांते कॉमर्शियन, बेकन आदि विद्वानों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का अर्जन करना है। उनका कहना है कि ज्ञान के लिए ज्ञान, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो इसमें
कॉमर्शियन महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों को विभिन्न विषयों का अधिक से अधिक ज्ञान दे, तभी शिक्षक अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करता है। और इसी ज्ञान के उद्देश्य के संबंध में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है कि ज्ञान मात्र सूचना नहीं है और ना ही विदिता, यह मात्र आलोचना भी नहीं है, यह अपने गहन रूप में शिक्षा है। विवेक के अभाव में ज्ञान व्यर्थ है। तो ये बात डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कही है। ज्ञान की प्राप्ति मानव सुख और सामाजिक कल्याण के लिए की जा सकती है, ना कि आदर्शवादी बनने के लिए। हमें बालकों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो उनके लिए लाभप्रद सिद्ध हो, ऐसा ना हो जो उन्हें आशावादी बनाए। इस संबंध में रूसो ने भी कहा है कि सब प्रकार के ज्ञान में कुछ झूठा है, कुछ व्यर्थ है और कुछ अभिमान उत्पन्न करता है। इसमें से केवल वही थोड़ा सा ज्ञान बुद्धिमान मनुष्य के अध्ययन योग्य है जो हमारे कल्याण के लिए उपयोगी है। तो ये बात हो गई ज्ञान के उद्देश्य की कि ऐसे लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की शारीरिक विकास का उद्देश्य, फिजिकल डेवलपमेंट है। तो यहाँ से पता चलता है शारीरिक विकास मतलब शरीर का विकास। अगर बालक स्वस्थ होगा तो उसका शरीर स्वस्थ होगा तो उसका पढ़ने में भी मन लगेगा, और उसका शारीरिक विकास होगा तो उसके जो मानसिक विकास है वो भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कहा जाता है कि इंटेलिजेंस एंड स्किल कैन ओनली फंक्शन एट द पीक ऑफ देयर कैपेसिटी व्हेन द बॉडी इज हेल्थी एंड स्ट्रांग। यानी कि जो हमारी बुद्धि है और विकास है ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि अगर शरीर हमारा स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, तभी हम ये सब कर सकते हैं। इसलिए शारीरिक विकास का उद्देश्य भी शिक्षा के उद्देश्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संबंध में रूसो ने भी कहा है कि शारीरिक शक्ति से ही व्यक्ति स्फूर्तवान और क्रियाशील बनता है। इसलिए बालकों को खेलकूद, व्यायाम आदि का प्रबंध करना चाहिए, उनकी शारीरिक शक्तियों का विकास करना चाहिए, जिससे वे स्वस्थ बनेंगे। इसलिए शारीरिक विकास जो है शिक्षा का बहुत अच्छा उद्देश्य होगा। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रायः सभी देशों और कालों में शारीरिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इस उद्देश्य के समर्थकों का कहना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शरीर स्वस्थ, सुंदर और बलवान बने। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में शारीरिक विकास को मुख्य स्थान दिया है। रूसो ने भी शारीरिक विकास पर बहुत बल दिया है। उनका कहना है कि बालकों के खेल कूद और व्यायाम का प्रबंध होना चाहिए, तभी उनकी शक्तियों का विकास होगा और वे स्वस्थ बनेंगे। इसी संबंध में रूसो ने कहा है कि शारीरिक शक्ति से ही व्यक्ति स्फूर्तवान और क्रियाशील बनता है। शारीरिक विकास शिक्षा का एक बहुत अच्छा उद्देश्य है, परंतु केवल शारीरिक विकास को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं बनाया जा सकता। ऐसा करने से शक्ति ही अधिकार की पुरानी कहावत चरितार्थ होगी और समाज में शक्तिशाली व्यक्तियों का अधिकार हो जाएगा। तो ये बात होगी शिक्षा के उद्देश्य में शारीरिक विकास का उद्देश्य। तो हमको शारीरिक विकास भी करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे उद्देश्य की, चरित्र निर्माण का उद्देश्य, कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर चरित्र, जिससे कैरेक्टर से पता चलता है कि अगर बाल शिक्षा के उद्देश्य के द्वारा अगर हम बालक का चरित्र का विकास और निर्माण नहीं करेंगे, अगर बालक को सभ्य नहीं बनाएंगे और समझदार नहीं बनाएंगे तो वो शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण नहीं करेगा। क्योंकि अगर चरित्रवान व्यक्ति होगा तो वह ना तो शिक्षा के उद्देश्यों को समझेगा, ना वो किसी बात पर बल देगा। क्योंकि इसी विषय में कहा है डॉक्टर राधाकृष्णन ने कि भारत से इस सारे संसार के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा का संबंध नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति न रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से रह गया है। इसलिए छात्रों को चरित्रवान और उनके नैतिक विकास में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इसका विकास करेंगे तो उसका चरित्र और नैतिकता का विकास करेंगे तो वो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति का चरित्र अगर अच्छा होगा तो वो अपना समाज सबका विकास कर सकता है। तो अगर इसमें हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य से चरित्र और विकास का निर्माण करना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का अर्जन करना एवं शारीरिक शक्ति बढ़ाना नहीं है, अपितु उत्तम चरित्र निर्माण करना भी है। उनके विचारों से मनुष्य की समस्त कठिनाइयों, समस्याओं का और कष्टों का कारण जो है वो चरित्रहीनता है। तो इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन जी का विचार है कि
भारत से इस सारे संसार के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा का संबंध आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के प्रति न रहकर केवल मस्तिष्क के विकास से रह गया है। इसी संबंध में हेंडरसन ने चरित्र को ही काफ़ी नहीं माना है, उनके अनुसार नैतिक चरित्र भी होना चाहिए। तो हेंडरसन ने कहा है कि मनुष्य को उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए जिससे उसमें सर्वोत्तम व्यक्तित्व का विकास हो। इस संदर्भ में हम ये भी कह सकते हैं कि केवल चरित्र निर्माण और नैतिकता ही शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य नहीं हो सकते। केवल नैतिक गुणों का ही विकास मनुष्य और समाज के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि बुद्ध, स्वास्थ्य, शक्ति आदि भी आवश्यक है। मनुष्य को केवल बुद्धिमान होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसको बुद्धि का प्रयोग समाज एवं स्वयं के निर्माण एवं हित में करना चाहिए। चरित्र निर्माण शिक्षा का एक आदर्श हो सकता है, परंतु उसका परम उद्देश्य नहीं हो सकता। अभी हमने बात की चरित्र निर्माण का उद्देश्य की, अब बात करते हैं सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, कल्चरल डेवलपमेंट एम। तो हम जानते हैं कल्चर, संस्कृति। अगर शिक्षा के उद्देश्य में संस्कृति का बहुत महत्व है। अगर व्यक्ति की, बालक की, समाज की अगर संस्कृति अच्छी है तो उसका विकास भी बहुत अच्छे से होगा, उसकी उन्नति भी अच्छे से होगी। बालक का जो संस्कृति अच्छी है तो उसका मस्तिष्क का विकास और उसका समाज, उसके रहन सहन आदि जो उसके नैतिक गुण हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो हम समझते हैं अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो है कल्चर, ये हमारी इसकी उत्पत्ति कैलिटस और कैल्टिवस शब्द से मानी जाती है, जिसका मतलब होता है मस्तिष्क का विकास। तो संस्कृत से ही हमें पता चलता है कि हमें बालक या व्यक्ति की मस्तिष्क का विकास करना चाहिए। इसके संबंध में बहुत से शास्त्रियों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएँ दी थी, जिसमें E.B. टाइलर या मैकाइवर, ओटावे, व्हाइट हैंड आदि शिक्षा शास्त्री हैं। जिसमें से E.B. टाइलर ने कहा है कि संस्कृत वह जटिल समग्रता है जिससे विज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताएं और आदतें सम्मिलित होती हैं, जिसको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। इसी तरीके से मैकाइवर ने कहा है संस्कृत हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति है जो हमारे रहन सहन एवं सोचने के ढंग, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन एवं उल्लास में हमारे प्रतिदिन के समागम द्वारा प्रकट होती है। तो अगर हम शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य की बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रशंसा की गई है। भारतीय दृष्टिकोण से संस्कृत और संस्कार का अटूट संबंध है, क्योंकि संस्कृत के मूल में ही संस्कार होते हैं। यदि हम शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है संस्कृत का प्रसार। तो हम लिख सकते हैं इसमें से E.B. टाइलर ने जो कहा है उनके अनुसार संस्कृत वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता तथा प्रथा, अन्य योग्यताएं और आदतें शामिल हैं, जिसको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। मैकाइवर के अनुसार संस्कृत हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति है जो हमारे रहन सहन, सोचने की ढंग, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन एवं उल्लास में हमारे प्रतिदिन के समागम द्वारा प्रकट होती है। शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, जिससे वह उच्च विचारों, मानवीय गुणों और कलाओं की, वस्तुओं आदि की रुचियों के बारे में समझने लगता है। वह साधारण व्यक्ति से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है, परंतु इस आधार पर संस्कृत को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं मान सकते। इस संबंध में व्हाइट हैंड ने कहा है कि शिक्षा को ऐसे मनुष्यों का निर्माण करना चाहिए जिनमें संस्कृत एवं विशेष दोनों ज्ञान हों। उनका विशेष ज्ञान बालकों को शिक्षा प्रारंभ करने का आधार देगा और संस्कृति उन्हें दर्शन के समान गंभीर और कला के समान उच्च बनाएगी। तो ये बात हो गई सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य की। अब बात करते हैं आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एम। तो आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य में जैसे पता चलता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, तो हमको जो है अपना आध्यात्मिक यानी कि भक्ति और अपने धर्म या समाज को जो जिसको हम मानते हैं उसका भी सम्मान करना चाहिए। अपनी जो संस्कृति है, धर्म है, भगवान है, उनका भी सम्मान करना चाहिए, दूसरों का भी करना चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए। और इसी को कहते हैं ना कि आध्यात्मिक जो आदर्शवादी हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक विकास से ही बालक अच्छे कार्यों, अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार आदि के बारे में जानता है और उनसे अच्छी बातें सीखता है, जिससे उनके वचन, मन, कर्म, सत्ता आदि का अनुसरण करता है
और वो सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य की बात करता है, जिसको बोलते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये हमें आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन जी और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ तक कहा है कि किसी बात को कहना और उसे ना करना हमारी आदत हो गई है। इस कारण कारण क्या है? शारीरिक दुर्बलता। अतः हमारे युवकों को सबसे पहले शक्तिशाली बनना चाहिए, धर्म का स्थान इसके बाद आएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य से, कैसे लिखेंगे? आदर्शवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक विकास करना होना चाहिए, जिससे वह संसार की मोह माया में न फंसकर असीम आनंद की प्राप्त करे। इस उद्देश्य पर महान दार्शनिक डॉक्टर एस राधाकृष्णन के विचार से शिक्षा का उद्देश्य न तो राष्ट्रीय कुशलता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय एकता, वरन व्यक्ति को यह अनुभव कराना है कि उसमें बुद्धि से भी अति महत्वपूर्ण चीज है, जिसे यदि आप चाहें तो आत्मा भी कह सकते हैं। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति आवश्यक है, पर इस प्रगति को एक उद्देश्य मात्र नहीं बनाया जा सकता। छोटी आयु के बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी है कि उन्हें अच्छे कार्यों, अच्छे आदतों एवं अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी जाए। इस संबंध के विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि किसी बात को कहना और उसे ना करना हमारी आदत हो गई है। इसका कारण क्या है? शारीरिक दुर्बलता। अतः हमारे युवकों को सबसे पहले शक्तिशाली बनना चाहिए, धर्म का स्थान इसके बाद आएगा। तो ये 5 उद्देश्य हो गए शिक्षा के। अब अगले उद्देश्य की बात करते हैं, जीविका उपार्जन का उद्देश्य, वोकेशनल एम। तो बात करते हैं जीविका उपार्जन का उद्देश्य, वोकेशनल एम की। तो इसमें जैसे हमको जीविका उपार्जन से पता चलता है कि हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि बालक या व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और अपनी वो जीविका उपार्जन यानी कि जो अपना जीवन है उसको अच्छे से व्यतीत कर सके। क्योंकि मनुष्य को 3 ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इनकी अगर पूर्ति करना है तो शिक्षा के उद्देश्य में हमको वोकेशनल एम को भी शामिल करना पड़ेगा, जिससे कि व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल करना पड़ेगा, जिससे व्यक्ति अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सके। इसलिए इस एम को जो है दाल रोटी का उद्देश्य, ब्रेड एंड बटर एम भी कहते हैं, वाइट कॉलर उद्देश्य या ब्लू जैकेट एम भी इत्यादि नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति को, बालक को हम ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं जिससे कि वो अपना आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो और शिक्षा के माध्यम से ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जिससे उसका आर्थिक विकास हो। तो अगर इसमें हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और मकान। यदि शिक्षा इनको देने में सफल होए तो इसका उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। आधुनिक युग में औद्योगिकरण ने शिक्षा को व्यावसायिक उद्देश्य सबसे अधिक श्रेष्ठ माना है। यही उद्देश्य व्यक्ति की जीविका की समस्या को हल कर सकता है। इसलिए इसे दाल रोटी उद्देश्य, ब्रेड एंड बटर एम, वाइट कॉलर एम या ब्लू जैकेट एम इत्यादि नाम से जाना जाता है। इसका अभिप्राय बालक या व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष व्यवसाय में प्रशिक्षण देना होता है। इस संबंध में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि राज्य का पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह नागरिक को किसी लाभप्रद कार्य के लिए, समाज में किसी निश्चित कार्य के लिए शिक्षित करके अपना उद्देश्य बनाए। परंतु शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। यह व्यक्ति को भौतिक संपन्नता तो देता है परंतु उसे उच्च आदर्शों एवं पूर्ण जीवन के लिए तैयार नहीं करता है। इसलिए शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। जीविका उपार्जन की तैयारी का शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग हो सकती है। तो ये बात हो गई कि जीविका उपार्जन का उद्देश्य, वोकेशनल एम की। अब बात करते हैं नेक्स्ट शिक्षा के उद्देश्य की, जो है सम विकास का उद्देश्य, हार्मोनियस डेवलपमेंट एम। तो इस उद्देश्य में क्या, जैसे सम विकास से पता चलता है कि समान विकास, सबका विकास हो, कोई भी छोटा बड़ा हो, किसी को कम या ज़्यादा ज्ञान ना मिले, सबका एक समान विकास हो। तो इस बारे में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जैसे इसका उद्देश्य का अर्थ है मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और कलात्मक शक्तियों का सम विकास। इस उद्देश्य का आधार मनोवैज्ञानिक है। इसके समर्थन में पेस्टोलॉजी और रूसो का कहना है कि मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ जन्म लेता है, इन शक्तियों का सम विकास किया जाना चाहिए, तभी मनुष्य का व्यक्तित्व संतुलित रूप में प्रकट हो सकता है। यदि इन जन्मजात शक्तियों के सम विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ शक्तियों का विकास
दूसरी शक्तियों की अपेक्षा अधिक हो जाएगा, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसा होने से मनुष्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। तो ये बात हो गई सम विकास की, कि अगर हम सम विकास करें, सबको विकास करेंगे, तो शिक्षा का एक उद्देश्य हो सकता है। परंतु सम विकास का जो वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा किसी निश्चित लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता है। ऐसी शिक्षा से सब व्यक्तियों का विकास जो है वो कोई कल्पना है। विभिन्न प्रकार की जन्मजात शक्तियों को किसी भी प्रकार से एक जैसा नहीं बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति को पूर्ण या अधिकतम विकास केवल एक ही दिशा में किया जा सकता है, सभी दिशाओं में नहीं। आज तक संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनके उदाहरण हम सब सामने है कि ना तो कोई महान वैज्ञानिक कलाकार बन सका, ना कोई महान योद्धा शिल्पकार। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है अप्राकृतिक, अव्यवहारिक और वैज्ञानिक है। यानी कि सम विकास का उद्देश्य भी थोड़ा हम शिक्षा के उद्देश्य में शामिल कर सकते हैं, पूर्णतः इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट उद्देश्य की, तो वो है पूर्ण जीवन का उद्देश्य। तो बात हो रही है पूर्ण जीवन का उद्देश्य, कंप्लीट लिविंग एम की। तो यहाँ पूर्ण जीवन से मतलब हुआ कि उसको हम ऐसी शिक्षा दें जो उसके पूरे जीवन के लिए उपयोगी हो, जिससे व्यक्ति पूर्णता की ओर बढ़े। यानी पूरा जीवन, एक बार उसको शिक्षा मिल जाए, उसका पूरा जीवन का सर्वांगीण विकास हो। पर ऐसा बहुत कम ही संभव है कि एक ही समय में उसको पूर्ण जीवन भर का ज्ञान दिया जा सके। तो ये तो इसके बारे में जो है हर्बर्ट स्पेंसर हैं, उन्होंने इस पूर्ण जीवन के उद्देश्य को प्रतिपादन किया है। तो उन्होंने कहा है कि हमें केवल भौतिक अर्थ में नहीं, वरन विस्तृत रूप में जीवन व्यतीत करना है। समान समस्या है सब परिस्थितियों, सब क्रियाओं में आचरण पर उचित नियंत्रण रखना। अगर हम इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पूर्ण जीवन का उद्देश्य का अर्थ है कि शिक्षा के द्वारा सभी अंगों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति जीवन की पूर्णता की ओर बढ़े। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का विकास एक क्षेत्र या एक परिस्थिति में ना होकर सर्वांगीण हो, जिससे वह अपने लिए, अपने मानव जात के लिए, अपने मानव समाज के लिए, देश के लिए क्या करना है का ज्ञान हो जाए। इस उद्देश्य के जो प्रतिपादक हैं हर्बर्ट स्पेंसर हैं। स्पेंसर के विचारों से शिक्षा को हमें पूर्ण जीवन के नियमों और ढंगों से परिचित कराना चाहिए। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य हमें जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करना है कि हम उचित प्रकार का व्यवहार कर सकें और शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सदुपयोग कर सकें। तो ये बात हो गई पूर्ण जीवन के उद्देश्य की। अब अंतिम जो उद्देश्य है नागरिकता का उद्देश्य, सिटीजनशिप है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो देश है एक नागरिक, धर्मनिरपेक्ष नागरिकता का देश है। यहाँ पर सबको समान अधिकार मिले हुए हैं और सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं। यहाँ एक कानून का रूप है, जिससे कि समाज में संतुलन बना हुआ है। सभी धर्म, जात, सब लोग एक साथ रहते हैं, सभी मिलकर जुलकर रहते हैं। इसलिए नागरिकता यानी कि हमें अपने कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम देश के लिए कुछ कर सकें और समाज, एक सब समाज, अच्छे देश, अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य करें। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं, नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। उनमें कुछ विशेष गुणों के होने की आशा की जाती है और ये भी आशा की जाती है कि उससे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के संबंध में रखने वाले बातों का ज्ञान हो। उससे अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराना, उसमें विशेष गुणों को विकास करना और उससे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त कराना नागरिकता की शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। आज के जनतंत्री देशों में नागरिकता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये बात हो गई शिक्षा के उद्देश्य की, कि अगर हम ये 9 उद्देश्यों को सम्मिलित करके एक उद्देश्य बनाते हैं, इन सारे 9 जो उद्देश्य इनका सही समय पर अपनी जगह अगर पालन करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी शिक्षा के उद्देश्य बन सकते हैं, जिससे कि देश, समाज और बालक सभी का एक सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो ये बात हो गई शिक्षा के उद्देश्य की। दोस्तों, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को पूरा वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर अभी ये ऐसे उद्देश्य हैं कि थोड़ा कम समझ में आते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इनका निर्धारण कौन कौन से उद्देश्यों को हम पालन करके बड़ी अच्छे से शिक्षा के उद्देश्य बना सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।